नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस की पेशकश यूपीपीएससी करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सप्ताह भर की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर बहुविकल्पीय रूप में आपके सामने लाते हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में उपयोगी साबित हो सकती हैं। साथ ही कुछ प्रश्न स्टैटिक पोर्शन से भी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को और देखते हैं सप्ताह की वो कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आदर्श सौर गांव योजना के तहत कितनी आबादी वाले गांवों का चयन किया जाएगा? विकल्प ए 10,000 की आबादी, विकल्प बी 2,000 की आबादी, विकल्प सी 5,000 की आबादी या विकल्प डी 15,000 की आबादी। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, आदर्श सौर गांव योजना के बारे में बात की जा रही है। ये सौर ऊर्जा से संबंधित एक योजना है। इस योजना के तहत कितनी ऐसी गांव की आबादी होगी, अर्थात किस गांव का चयन किया जाएगा जिसकी आबादी अमुक दिए गए विकल्प में से होगी, उसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या है? विकल्प सी 5,000 की आबादी। देखिए, 5,000 की आबादी इसका सही विकल्प है और अयोध्या में 5,000 की आबादी वाले, चूंकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या है तो अयोध्या की ही बात हो रही है, यहां पर 5,000 या उससे अधिक आबादी का जो गांव होगा, ऐसे कई गांवों में से एक गांव का चयन किया जाएगा और वो गांव क्या होगा, उस प्रत्येक गांव को आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसको इसके अंतर्गत चयनित किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है कि इसमें 50,000 सौर घर स्थापित किए जाएंगे, अर्थात प्रत्येक घर पे सौर पैनल लगे होंगे जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य 50,000 घरों को सौर पैनलों से सुसज्जित करके अयोध्या को सौर शहर के रूप में बदलना टारगेट किया गया है। अब देखिए, आदर्श सौर गांव योजना के तहत 5,000 निवासियों वाले 42 गांवों में से एक गांव का चयन किया जाएगा और प्रत्येक परिवार को, जो इसके परिवार होंगे, वो प्रत्येक परिवार जो होगा उसको 1 किलोवाट सौर पैनल के लिए 65,000 रुपए की लागत उसमें आएगी। अब इस लागत में से कुछ राज्य सरकार देगी, कुछ केंद्र सरकार देगी और कुछ उनको कुसुम योजना के तहत भी इससे लाभ मिलेगा। अब देखिए, इसमें अगर बात करें तो 30,000 रुपए इनको केंद्र सरकार से सहायता मिलेगी, 15,000 रुपए की इनको राज्य सरकार द्वारा अनुदानित इसमें किया जाएगा। सौर पंप लगाने वाले अगर किसान हैं तो उनको कुसुम योजना जो है उसके तहत अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगा। केंद्र सरकार प्रत्येक आदर्श सौर गांव के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित की है, यह बात भी आप याद रखेंगे। अब पीएम कुसुम योजना क्या है? तो पीएम कुसुम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य ही यही है कि जितने भी इस प्रकार के ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उस समाधान का उपयोग करके कृषि क्षेत्र में एक बदलाव लाना इसका उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए और इस तरह से बिजली पर जो कृषि की निर्भरता है उसको कम करने का प्रयास किया जाए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देखिए, यूपी बोर्ड के जो स्कूल है वो क्लास 6 से ही अपने जितने भी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं यूपी बोर्ड से, वो व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? विकल्प आपके सामने है। ए, छात्रों को खेलकूद में प्रशिक्षित करना, बी, छात्रों को कक्षा 12 तक महत्वपूर्ण व्यावसायिक कौशल प्रदान करना, या सी, छात्रों को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए तैयार करना, या डी, छात्रों को संगीत और कला में विशेषज्ञ बनाना। तो जाहिर सी बात है कि जो 6 से ही हम इस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा देने के बारे में जो हमारे यूपी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल है अगर विचार कर रहे हैं, तो इसके पीछे का उद्देश्य है कि छात्रों को कक्षा 12 तक महत्वपूर्ण व्यावसायिक कौशल प्रदान करना, जैसे कि व्यावसायिक कौशल के होने के बाद वो अपने व्यवसाय को कर सकें या स्किल्ड हो सके। अब देखिए, छात्रों को, इसका बी विकल्प सही है, कक्षा 12 तक महत्वपूर्ण व्यावसायिक कौशल प्रदान करना इसका लक्ष्य है। उद्देश्य क्या है? तो 12 में पहुंचने तक विभिन्न जो व्यावसायिक विषय हैं उसमें महत्वपूर्ण कौशल उनको प्राप्त हो सके। अब नई शिक्षा नीति भी यानी एनईपी और साथ ही साथ एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इन दोनों के तहत ही इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। अब इसमें क्लास 6 से लेकर 10 तक जो होगी शिक्षा, वो आधारभूत शिक्षा दी जाएगी, अर्थात एक बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो 11 और 12 में किसी भी एक सेगमेंट को चुना जाएगा, एक क्षेत्र को चुना जाएगा और इस क्षेत्र में विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज उनको हासिल करने की, उनको प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 6 से 10 तक एक बेसिक नॉलेज दिया जाएगा और 11 से 12 की जो शिक्षा होगी वो उनको एक्सपर्ट बनाने की दिशा में काम करेगी। अब व्यावसायिक विषयों में हाई स्कूल तक 31 विषय और इंटरमीडिएट तक 44 विषय इसमें शामिल किए गए हैं। इन विषयों के लिए पाठ्यक्रम कैसा होगा? तो एनसीईआरटी स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पर्वत से बर्फ लुप्त हो गई है जिससे कि पर्यावरणविदों में गहरी चिंता उत्पन्न हो गई है? तो इन विकल्पों में से एक ऐसा पर्वत है जहां पर ऐतिहासिक रूप से बर्फ विलुप्त हो गई है और इस वजह से यह चिंता का विषय बना हुआ है। विकल्प ए कंचनजंगा, विकल्प बी नंदा देवी, विकल्प सी ओम पर्वत या विकल्प डी त्रिशूल पर्वत। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी ओम पर्वत। देखिए, ओम पर्वत की जहां तक बात है तो यह उत्तराखंड में स्थित है और यहां पर जो बर्फ होती है उससे एक ओम जैसे लिखा जाता है, वैसी ही एक संरचना दिखाई देती है जिससे पर्यटकों के बीच में यह काफी आकर्षण का केंद्र रहा है। तो देखिए, इतिहास में पहली बार उत्तराखंड के ओम पर्वत से ये बर्फ जो है वो लुप्त हो गया है। कहां पर इसकी स्थिति है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में व्यास नदी घाटी में 14,000 फीट की ऊंचाई पर इसकी स्थिति थी। अब बर्फ से ढकी जो चोटी थी उसके लिए ही ये जाना जाता था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो हिंदू प्रतीक है ओम जैसा ही ये पैटर्न बनाती थी, ये चोटी ओम के जैसा पैटर्न बनाती थी। अब इसके पिघलने के बाद क्या होगा, वो पैटर्न ही दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से ये लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र था। तो इस अनूठी विशेषता से ही पर्यटक या तीर्थयात्री यहां पर आते थे। अब हिमालयी क्षेत्र में इसके लिए वो घटनाएं जिम्मेदार हैं, कौन कौन सी घटनाएं जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से ये हुआ? तो इसमें हिमालयी क्षेत्र आप जानते हैं कि ये जहां पर इसकी अवस्थिति है वो बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील क्षेत्र है पारिस्थितिक तंत्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो। लेकिन यहां पर जो वाहनों से होने वाला प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, ये इसके व्यापक प्रभाव की तरफ पर्यावरणविदों को चिंता हो रही है कि इसके व्यापक प्रभाव का ही ये परिणाम है। साथ ही हिमालय क्षेत्र आप जानते हैं सेंसिटिव है, ऐसे में तापमान और वर्षा पैटर्न में जो बदलाव हम कह सकते हैं आया है, इसकी वजह से भी ये संवेदनशील प्रभाव यहां पर देखा गया है और इससे ये माना जा रहा है कि जो पर्यटन उद्योग है उस पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जो मानव की गतिविधियां हैं वो तो जिम्मेदार हैं ही, साथ ही आप देखेंगे जो इसके वजह से, मानव गतिविधियों की वजह से जो व्यापक प्रभाव पड़ा है, उस व्यापक प्रभाव की वजह से ही जो ऊपरी हिमालय क्षेत्र में कम वर्षा देखने को मिल रही है, छिटपुट बर्फबारी मिल रही है। जबकि बर्फबारी अगर अपनी गति से होती है तो शायद इस पे ये प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हम व्यापक रूप से कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ये दो ऐसी घटनाएं हैं जिसकी वजह से ये सारी की सारी ये स्थिति, बर्फ के गायब होने की परिस्थिति उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पारित नई सोशल मीडिया पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पारित की गई है सोशल मीडिया जो पॉलिसी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपके सामने विकल्प है। सोशल मीडिया पर अधिक विज्ञापन लाना, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाना, सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई सामग्री को नियंत्रित करना या सोशल मीडिया के लिए नए नियम बनाना। तो देखिए, इसका उद्देश्य यह है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी ऐसी भ्रामक खबरें होती हैं, फेक न्यूज होती है या ऐसी संवेदनशील खबरें होती हैं जिनको फैलाने की वजह से समाज में अशांति व्याप्त हो सकती है। तो इन चीजों पर कंट्रोल करना एक चिंता का विषय था। तो इस लिहाज से आप देखेंगे सी विकल्प सही है, सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई सामग्री को नियंत्रित करना। आप देखिए, नई सोशल मीडिया जो पॉलिसी है उसको मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों पर जो सामग्री होगी उस सामग्री को रेगुलेट किया जाएगा, विनियमित किया जाएगा। अब इसके मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें तो नई सोशल मीडिया पॉलिसी में कुछ अन्य बातें भी शामिल की गई हैं। क्या है वो बातें? तो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर होंगे, अर्थात ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, इन लोगों को भी एक अवसर दिया गया है। सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं, अब इन योजनाओं को इन इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा उसका ऐड किया जाएगा। अब सरकार की योजनाओं को ये जो जिनके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं वो यहां पर बताएंगे और इसके बदले में, सरकार की साझा की गई योजनाओं के बदले में इनको प्रति माह 8 लाख रुपए तक की आय अर्जित करने का अवसर यहां पर दिया जाएगा। देश के विभिन्न भाग और विदेशों में इससे फायदा यह होगा कि बहुत से राज्य के ऐसे लोग होंगे जो राज्य के अलावा देश के दूसरे कोने में रहते होंगे या विदेशों में रहते होंगे, तो वहां रहने के बावजूद इन लोगों को आय अर्जित करने का, राज्य के जो निवासी हैं उनको बड़ी संख्या में रोजगार मिल सकने का एक अवसर यहां पर प्राप्त होगा। अब देखिए, सरकार ने विज्ञापनों को संभालने के लिए भी एक डिजिटल एजेंसी जिसका नाम वी फॉर्म है, इसको सूचीबद्ध किया है और ये वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील दिखाने के लिए जिम्मेदार होगी। साथ ही नीति में जो आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री है उससे निपटने के लिए भी दिशा निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं कि ये दिशा निर्देश हैं, ये गाइडलाइंस हैं, इनको फॉलो करके ही आप इस प्रकार की सामग्री को प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर उसका पालन आप नहीं करते हैं तो आपकी सामग्री को निषिद्ध किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी, असामाजिक, फेक न्यूज या भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने पर
आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किस प्रकार के विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है? विकल्प आपके सामने है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, हिंदी माध्यम विद्यालय, संस्कृत विद्यालय या मदरसे। तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है कि जो संस्कृत विद्यालय हैं उनके छात्रों को अब प्रदेश सरकार क्या करेगी? छात्रवृत्ति देगी। तो देखिए, प्रदेश में राज्य सरकार की इस घोषणा के बाद 500 से अधिक ऐसे संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो लाभान्वित होंगे। अब इनको छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है। ये शर्त भी हटा दी गई है जो पूर्व में ऐसी बात थी कि 50,000 रुपए से वार्षिक आय से जिसकी कम होगी उसको ही दी जाएगी इस प्रकार की छात्रवृत्ति। तो इस शर्त को अब हटा लिया गया है। अब सबको ये छात्रवृत्ति दी जाएगी जो संस्कृत विद्यालय में पढ़ते हैं छात्र। इस नई योजना के तहत क्या हो गया? तो 6 से 7 के जो बच्चे होंगे उनको 50 रुपए मासिक, 8 के बच्चों को 75 रुपए मासिक, वहीं 9 और 10 के विद्यार्थियों को 100 रुपए प्रति माह और 11-12 के विद्यार्थियों को 200 रुपए प्रति माह बतौर छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है आपके सामने, गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प आपका है विकल्प बी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। अब इनको राजर्षि भी कहा जाता है। राजर्षि इनको दी गई एक उपाधि थी जो कि उनकी नैतिक और राजनीतिक नेतृत्व की उच्चता को दर्शाता है। साथ ही इनकी अगर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद ये प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे। 31 मार्च 1952 को इस पद को इन्होंने संभाला था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका अहम योगदान है। साथ ही साथ जो हिंदी भाषा है, हिंदी को भारतीय संविधान की राजभाषा बनाने में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इनको 1961 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन जी के विषय में आप तथ्य याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? अब आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, 5, 7, 9 या 11। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 9। सी विकल्प आपका सही है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो आपको ध्यान रखना है 9 है। अब उत्तर प्रदेश में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से देखिए 3 है, लेकिन जब उप विभाजन उसका है उसको मिला लेते हैं तो कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों को हम 9 की संख्या में देखते हैं। 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेष कृषि विशेषताएं हैं, फसलें हैं, जलवायु परिस्थितियां हैं जो उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि इन जलवायु क्षेत्रों में इनको विभाजित करके हम क्या करना चाहते हैं कि मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषि गतिविधियों को कैसे बेहतर ढंग से मैनेज कर सके, प्रबंधित कर सके। इसलिए इनको डिवाइड किया जाता है, क्योंकि हर विशेष क्षेत्र की अपनी विशेष आवश्यकताएं होती हैं। जब ये विभाजन होगा तो हमें पता होगा कि इस क्षेत्र, अमुक क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र में हमको इन चीजों की आवश्यकता है। क्षेत्रीय स्तर पर फसल उत्पादन को इस तरह से अधिकतम करने का एक प्रयास किया गया है, उसको प्रबंधित करने की ये एक पहल है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? आपके सामने विकल्प है, झांसी, कानपुर, ललितपुर या आगरा। तो देखिए, इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ललितपुर। ललितपुर उत्तर प्रदेश का वो जिला है जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से घिरा हुआ है। वो कौन कौन से हिस्से हैं? तो देखिए, पूर्व में आपको दिखेगा टीकमगढ़ जिला, वहीं दक्षिण में दिखेगा सागर जिला, पश्चिम में दिखेगा अशोकनगर और शिवपुरी जिले, जिससे कि उत्तर प्रदेश का यह जिला ललितपुर घिरा हुआ है। वहीं इसके नामकरण और स्थापना पर एक नजर डालते हैं तो ललितपुर जिले का नाम इसके मुख्यालय शहर ललितपुर के नाम पर ही रखा गया है। और परंपरा ये कहती है कि राजा सुमेर सिंह जो थे उन्होंने इस शहर की स्थापना की थी और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम ललिता था, क्षमा कीजिएगा ललिता था, और उन्हीं के नाम पर ललितपुर इसको नाम दिया गया। ललितपुर के इतिहास की अगर बात करें तो ये काफी प्राचीन है। इसके इतिहास का उल्लेख हमको यज्ञ पुराण में, विष्णु पुराण में, वराह पुराण में, इस प्रकार के प्राचीन ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। अब ये इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है। तो आपके सामने इस सप्ताह का अभ्यास प्रश्न है जिसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इसका सही और सटीक जवाब दें। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने से अधिक संस्कृत विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है? 200, 300, 400 या 500? तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमसे और हमारे वीडियो से आप प्रत्यक्ष रूप से रूबरू हो सके। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Dear viewers,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।